हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज 15 जुलाई 2020। कल बच्चों मैंने आपको प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न समझाए थे, आपने देखे होंगे। और गृह कार्य के लिए मैंने 2 प्रश्न दिए थे, आपने हल करके ग्रुप में नहीं भेजे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं आ रहा है उससे दोबारा पूछिए, और जब आप वीडियो देख रहे हैं और जो मैं समझा रहा हूँ स्टेप वाइज उसको पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद गृह कार्य होमवर्क अवश्य इसमें शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। और अगर आपको उसके बाद भी नहीं आ रहा कहीं पर कोई स्टेप, तो आप ग्रुप में शेयर करके उसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यूक्लिड की अभिग्रहित बताई थी, और अभिधारणाएँ मैंने कहा था मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक एक्सरसाइज ग्राफ वाली हमारी जो है और बची हुई है, लेखा चित्र वाली, उसमें 2 सवाल है, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिए आप। प्रश्नावली 4.4 पहला प्रश्न है नंबर 1, एक चर वाले, और नंबर 2 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब हमको लेखा चित्र की सहायता से कैसे हम दर्शा सकते हैं, इनका आलेख कैसे हम दर्शा सकते हैं, ये हमें बताना है। एक बार एक चर वाले रूप में और एक बार 2 चर वाले रूप में हमें y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो सबसे पहला पार्ट, एक चर वाले रूप में हम जब इसको दर्शाएंगे, y बराबर 3 को एक चर वाले समीकरण के रूप में हम ज्यामितीय निरूपण इसका किस तरह से करेंगे, एक चर के रूप में संख्या रेखा में इसको हम दर्शाएंगे। संख्या रेखा में +3 कहाँ पर आता है वो हम दर्शाएंगे, वही हमारा इसका एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा ले लेंगे हम। मैंने एक संख्या रेखा खींच रखी है यहाँ पर। संख्या रेखा आप जानते ही हैं, जिसमें मध्य में हम 0 लेते हैं, और 0 के दाईं ओर +1 +2 +3 +4 धनात्मक हम पूर्णांक लेते हैं, और 0 के बाईं ओर हम ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 इनको हम लेते हैं। तो y बराबर हमारा +3 है, ये ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, y बराबर 3 कहाँ पर आ रहा है, 0 के दाएं हाथ की ओर 3 पर मैंने गोला दिखा रखा है एक छोटा सा, उसके ऊपर एरो लगा दिया है। यही निरूपण हो गया हमारा ज्यामितीय निरूपण एक चर के रूप में y बराबर 3 का। अब बच्चों इस सेकंड पार्ट में कह रहा है, इसी y बराबर 3 को 2 चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण हमने करना है। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर पर, अब इसको ग्राफ पेपर की सहायता से करेंगे। संख्या रेखा में केवल एक चर को दर्शाया जा सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर हम एक क्षैतिज रेखा x अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, मैंने आपको बताई है पहले ग्राफ खींचने के लिए, वो खींच लेंगे। उनमें हम बराबर दूरी पर चिन्ह अंकित कर लेंगे। ग्राफ पेपर में बराबर दूरी पर चिन्ह अंकित होते हैं, तो वहाँ पर हम 1 2 3 मूल बिंदु से x अक्ष में दाईं ओर +1 +2 +3 +4 इस तरह से लिख लेंगे, और मूल बिंदु के बाईं ओर -1 -2 -3 x अक्ष में ले लेंगे, और y अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर +1 +2 +3 बराबर दूरी पर अंकित कर देंगे, और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष में -1 -2 -3 इस तरह से अंकित कर देंगे। ठीक है। अब हमारा ये है y बराबर +3 है, तो हम क्या करेंगे, +3 y बराबर +3 है, तो y अक्ष में +3 ऊपर आएगा मूल बिंदु से, तो जहाँ पर 3 आ रहा है मैंने गोला लगा दिया है, और उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, 2 चर के रूप में हमें दर्शाना है। इसलिए उस 3 वाला बिंदु, जो y अक्ष में 3 बिंदु जहाँ पर आ रहा है, उस चिन्ह से हम एक x अक्ष के समांतर रेखा खींच देंगे। आगे पीछे हमने एरो से दिखा रखी है। यही हमारा y बराबर 3 का आलेख होगा, अर्थात यह 2 चर के रूप में y बराबर 3 को निरूपित करेगा। अब हमें प्रश्न संख्या 2 भी इसी तरह से दे रखा है। ठीक है। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि समीकरण के रूप में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि नंबर 1 एक चर वाले और नंबर 2 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब जो हमें यहाँ पर, जैसे पहले वाले में तो वो y बराबर 3 सीधे दिया था, y की वैल्यू दी थी हमें, तो यहाँ पर हमें ये एक चर में समीकरण के रूप में दे रखा है। तो पहले हम इससे जो हमारे पास अज्ञात राशि है x,
उसका मान हम निकाल लेंगे समीकरण की सहायता से। तो प्रश्न में जो समीकरण हमें दिया हुआ है वो 2x प्लस 9 बराबर 0 ये दिया हुआ है समीकरण। तो हम 9 का पक्षांतर कर देंगे, 2x इज इक्वल टू -9 या x बराबर आ जाएगा -9/2। आप इसको डेसिमल में भी डिवाइड करके लिख सकते हो, 2 से 9 को भाग देखिए 4.5, x बराबर माइनस का 4.5, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको x बराबर -4.5 को एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। मैंने आपको अभी बताया था एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण हम संख्या रेखा के द्वारा करते हैं। संख्या रेखा में से दर्शाएंगे इस बिंदु को। ये x बराबर है माइनस का 4.5, ठीक है। x हो या y हो, एक चर में हमें संख्या रेखा देखनी है। अगर प्लस में है तो मूल बिंदु के दाईं ओर, माइनस में है तो मूल बिंदु के बाईं ओर हम उसको चिन्हित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x का मान माइनस का 4.5 है। तो संख्या रेखा मैंने पहले की तरह खींच दी, एक सीधी रेखा, मध्य में 0 ले लिया है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए हैं। अब 4.5 हमने दिखाना है, तो मैंने जो यहाँ पर संख्या रेखा में शून्य के बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 है, तो 4 और 5 के बीच में पांचवा बिंदु जो आएगा वो 4.5 होगा माइनस का। तो मैंने वहाँ पर -4 और -5 के बीच में बिंदु को गोले से दर्शा दिया है और यहाँ पर छोटा सा एरो बना दिया है। यही हमारा x बराबर -4.5 को एक चर के रूप में यहाँ पर निरूपित कर रहा है, ज्यामितीय निरूपण उसका हो रहा है। या x बराबर -4.5 कहिए, या जो समीकरण हमें दी थी उसके रूप में लिख लीजिए 2x प्लस 9 बराबर 0 का एक चर वाले समीकरण के रूप में यहाँ पर ये ज्यामितीय निरूपण हो रहा है, ठीक है। अब दो चर के लिए मैंने आपको बताया, दो चर के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। तो हम 2x प्लस 9 बराबर 0 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले। सबसे पहले हमने एक क्षैतिज रेखा x अक्ष खींची और एक लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष खींची ग्राफ पेपर पर, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पर काटते हैं आपको मालूम है, मूल बिंदु पर काटते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 मैंने बताए हैं आपको। अब यहाँ पर ये x बराबर जो आया था इसका मान हमने हल किया था समीकरण को, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4.5 आया था। तो हम x अक्ष में बाईं ओर, माइनस का है तो बाईं ओर -4 और -5 के बीच में बिंदु लगा देंगे। मैंने दिखा रखा है चित्र में, ये गोला लगा रखा है उसके चारों ओर। तो ये -4.5, इस बिंदु पर हम y अक्ष के समांतर रेखा खींच देंगे। अभी हमें x की वैल्यू दी है, तो तब हम y अक्ष के समांतर यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। ये जो मैंने एरो लगा रखे हैं दोनों ओर, ये रेखा हमने खींच दी। यही हमारा दो चर के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी इसकी कर लीजिए, और अगर समझ में कहीं पर कोई आपको स्टेप नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में उसको पूछ लीजिए, मैं उसको दोबारा आपको फिर से समझा दूंगा। अब कल बच्चों मैंने आपको यूक्लिड के अभिग्रहित बताए थे, 6-7 अभिग्रहित मैंने आपको लिख करके भेजे हैं, आपने देखे होंगे अच्छी तरह से, और उनको देख लीजिए आप। और कुछ परिभाषाएं भी मैंने यूक्लिड द्वारा जो बताई गई हैं वो भी दिखाई थी आपको, आपने पढ़ी होंगी। आज मैं आपको यूक्लिड की अभिधारणाएं बता रहा हूँ। 5 अभिधारणाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए उन्हें, और इन अभिधारणाओं की सहायता से हम प्रश्नावली के सवाल भी हल करेंगे। जैसे पहली अभिधारणा आपको बता रहा हूँ, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, हमें दो बिंदु अगर तल पर दिए हुए हैं तो उन दो बिंदु को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। दूसरी अभिधारणा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, टर्मिनेटेड लाइन, शांत रेखा। तो यूक्लिड द्वारा बताया गया है दूसरी अभिधारणा में कि एक शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, बाईं ओर भी दाईं ओर भी। तीसरी अभिधारणा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हम एक तल पर एक बिंदु लें, उसको केंद्र माने और किसी दूरी को त्रिज्या लेकर के हम केवल एक ही वृत्त वहाँ पर खींच सकते हैं। फिर हमें अगर दूसरा वृत्त खींचना है अलग से तो हमें त्रिज्या बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी बिंदु से को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अवधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। नाम उनका समकोण है, ठीक है, मतलब उनका एक एक कोण
90 अंश होगा। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये यूक्लिड द्वारा चौथी अवधारणा दी गई है। पांचवी अवधारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको पढ़ रखा दूसरे रूप में, 8th में भी पढ़ा हुआ है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को कह रहा हूँ मैं, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता, आप जानते हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाओं के लिए है, तो उससे रिलेटेड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अवधारणाएं हैं, आप इन्हें याद भी करेंगे। इनकी सहायता से हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। अब मैं यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का ये पहला प्रश्न ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला पॉइंट है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या यह कथन सत्य है असत्य? यहीं पर मैं इसका उत्तर भी बता रहा हूँ। यह कथन असत्य है, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं एक बिंदु पर, या संगामी रेखाएं होती हैं एक ही बिंदु से होकर जाने वाली, तो आपने देखा वो एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं बन जाती हैं। अर्थात एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये गलत है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जाती हैं, इसलिए ये पॉइंट, ये पहला जो कथन है वो असत्य है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। अभी कह रहा है कि दो अलग अलग बिंदु हैं तल में, तो उनसे असंख्य, उन दोनों से होकर असंख्य रेखाएं जा सकती हैं, कह रहा है। ये भी असत्य है यह कथन। क्यों? अभी हमने पढ़ा था, अभी हम जब पढ़ रहे थे अभिधारणाएं, तो वहाँ पर आ गई थी ये बात। क्यों? दो बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यह कथन असत्य है। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह कथन अभी मैंने बता रखा है, अभिधारणा बताई थी। ठीक है ना, तो उस अभिधारणा में आ गया था सेकंड वाला, सेकंड अभिधारणा आ गई थी। क्या थी सेकंड अभिधारणा? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यूक्लिड द्वारा ये दूसरी अभिधारणा दी गई है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो यह कथन सत्य है। तो ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे आप। अगला कथन हमें दिया है, अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये कथन आपने ये 8th में पढ़ा हुआ है, 7th में वृत्त जब पढ़ा था तब भी आपने पढ़ा है। यह कथन सत्य है, क्योंकि दो वृत्त बराबर तभी कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर एक की त्रिज्या 3 सेमी है, एक की त्रिज्या 4 सेमी है, तो वो दोनों वृत्त बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो गई हैं। तो दो वृत्त बराबर तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अतः यह कथन सत्य है। अंतिम 5वें में क्या कहा था इसने कि ए बी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह कथन सत्य है या असत्य है? ये भी अभी आपने अभिग्रहित पढ़ा था, कल मैंने बताया था। यूक्लिड के अभिग्रहित में एक जगह बताया गया, पहले अभिग्रहित में ही बताया गया कि दो वस्तुएं अगर एक वस्तु के बराबर होती हैं तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, और पी भी वाई के बराबर है, एक्स भी वाई के बराबर है, पी भी वाई के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स और पी भी आपस में बराबर होंगे। पहली अभिग्रहित थी यूक्लिड की। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए, ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है। मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ए बी को बाईं तरफ, पी क्यू को ए बी को दाईं तरफ, पी क्यू को बाईं तरफ ले आ रहा हूँ। अर्थात पहले वाले को ए बी बराबर पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ पी क्यू बराबर ए बी, और दूसरा दिया था पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो पी क्यू ए बी के बराबर भी है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर भी है। मतलब ए बी भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर होंगे। तो किसके अनुसार सही है ये?
यूक्लिड की पहली जो अभिक्रित है उसके अनुसार यह कथन सत्य है। उसमें कहा गया था कि दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर होती हैं तो वो वस्तुएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों यहाँ तक का मैं आज बता रहा हूँ और इनको अच्छी तरह से आप देखिए और ये अभिक्रित और अभिधारणाएं भी ध्यान से देखिए। और इससे पहले जो लेखा चित्र वाले सवाल दिए हैं उनको आप एक बार बढ़िया ढंग से समझिए। जो ये वीडियो मैंने दे रखी है उसमें आप आराम से एक बार स्टेप वाइज इसको देखिए। अगर इसमें कहीं पर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में शेयर करके उसको बेझिझक सवाल पूछ लीजिए। ठीक है।